राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं आज फिर हाजिर हूँ, आपका दोस्त शिव पाठक, आपके अपने ही चैनल पर क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री से भरपूर कहानियों की सीरीज में आज की कहानी का नाम है आधी रात की यात्रा, द मिडनाइट ट्रेवल। हाँ दोस्तों, आधी रात की यात्रा। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो हॉरर और थ्रिलर से भरपूर है और एक वास्तविक घटना है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके पुश कर लें, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन आने वाली क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर और हॉन्टेड कहानियों की सीरीज में एक से एक बढ़कर कहानी प्रत्येक दिन आप तक पहुंचती रहे। उस कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने इस चैनल में जुड़े रहे। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करके शेयर अवश्य करें। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है आधी रात की यात्रा, द मिडनाइट ट्रेवल। तो चलते हैं आज की कहानी में। ये कहानी एक सत्य घटना से आधारित है, सत्य घटना पर आधारित है। तो इसमें कहीं जगह का नाम और समय बदल दिया गया है। बाकी ये कहानी एक सत्य घटना पर ही आधारित है। और ये कहानी मेरे एक करीबी दोस्त आर्यन को एक यादगार श्रद्धांजलि भी है, जिनकी एक दुर्घटना में 24 अक्टूबर सन 2022 को अचानक मृत्यु हो गई थी। इन्हीं को समर्पित ये कहानी। और चलते हैं आज की कहानी में। द मिडनाइट ट्रेवल, आधी रात की यात्रा। दिनांक 14 नवंबर सन 2018। स्थान भारत के अंतर्गत ऊटी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तमिलनाडु। रात समय रात का 10:30। चूंकि ऊटी में नवंबर का महीना बहुत ही ठंडा होता है और उस रात बेहद ठंड। सिटी वेलिंगटन के बस टर्मिनल में स्थानीय सिटी बस मेट्रोपालियन की अंतिम यात्रा पूरी करने के लिए बस तैयार खड़ी थी। जब बस टर्मिनल के बस से रवाना हुई तो बस यात्रियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। चूंकि ये अंतिम बस थी, क्योंकि वहां से जा रही थी मेट्रोपालियन टर्मिनल से, तो अंतिम बस होने की वजह से बस में ज्यादा सवारी थे, पैसेंजर थे और वो सब लोगों को अपने घर जाने की जल्दी थी और ये अंतिम बस थी। तो इसलिए तरह से बस पूरी तरह से भरी भरी। लेकिन जब बस रुकी तो एक एक कर सभी हथियार बंद होकर जाने, मतलब जिनको जहां उतरना था बस अपने स्टेशन से आगे की ओर बढ़ती है और जो भी व्यक्ति में सवार थे उनको जहां जहां उतरना था वो स्टेशन पर वो लोग उतरते चले गए एक के बाद। और ऐसे में बस पैसेंजरों से खाली हुई।
ऐसे में अब अंतिम शहर जाने के लिए सिर्फ 7 पड़ाव और बचे, यानी अंतिम स्टेशन जहाँ बस को हाल्ट होना था, रुकना था, वो अब मात्र 7 स्टेशन ही वहाँ पर जाने पहुँचने में बचे थे। अब उस बस में कोई भी नहीं, यानी बस पूरी तरह से खाली हो चुकी है। उस बस में अब कोई भी पैसेंजर नहीं बचा है। 7 स्टाफ टाइम उस बस में एक ड्राइवर जो तकरीबन 40 साल का था और एक बस का कंडक्टर एक नौयुवक था। बस का प्रबंधन तमिलनाडु के स्थानीय राज्य परिवहन निगम के द्वारा किया जा रहा था। इसी तरह उस रात ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बस उस रूट पर अब अकेली ही जा रही थी। उस सर्द रात में उस रास्ते में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर और कंडक्टर ही जा रहे थे उस बस में अकेले, क्योंकि सब लोग उतर चुके थे। अब कोई भी नहीं था। अब बस एक स्टॉप पर रुकती है। बस जा रही थी तो आगे एक स्टॉप आया जहां पर बस रुकी, और अब उस स्टॉप से वहां पर कुल 4 लोग बस में और सवार हुए, यानी बस में 2 लोग थे, 4 लोग बस में और सवार। इनमें एक 19 वर्षीय युवती जिसका नाम दर्शनी था, एक युवा जोड़ा जिसकी उम्र 20 साल और 25 साल की थी, और दर्शनी के स्कूल के सहपाठी आर्यन चिन्नपल्लयम पोलाची का एक 21 वर्षीय युवा लड़का। तो इस तरह से 4 लोग, यानी कि दो जोड़े और एक 19 वर्ष की युवती दर्शनी, 3 और एक आर्यन, 4 लोग इस तरह से बस में सवार होते हैं। अब उस बस में ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर कुल 6 लोग सवार थे उस बस में। 4 लोग चढ़ते हैं, एक बस का ड्राइवर और कंडक्टर, इस तरह अब कुल 6 लोग हो जाते हैं। बस में चढ़ते ही दर्शनी, जो एक जोड़ा के अलावा एक लेडी थी जिसका नाम दर्शनी था, तो बस में चढ़ते ही दर्शनी बीच की सीट पर बैठ गई। आर्यन उसके सामने बैठ गया, सामने वाली सीट पे बैठ गया। वे युवा जोड़े ड्राइवर की सीट के पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। अब बस अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए केवल 6 स्टॉप पीछे थी, और बस वहां से आगे की सफर की ओर बढ़ चलती है। इस तरह कोठागिरी कन्नूर रोड तकरीबन रात के 12:45 हो चुके थे। चूंकि ये उस रूट की आखिरी बस, इसलिए रात बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बाहर बहुत ठंड भी थी और लगातार बर्फ के गिरने की वजह से वातावरण बहुत ही सर्द ठंड का माहौल बना चुका था। और क्योंकि बर्फ भी गिर रही थी और ठंड का माहौल था, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका था। सड़क पर कार, ट्रक और यहाँ तक कि मानव तस्करी जैसे कोई भी वाहन नहीं है। कहने का मतलब कि सड़क एकदम सुनसान है। उस सड़क पर ना ही कोई कार है आ जा रही है, ना कोई ट्रक है, और ना ही कोई आदमी या पैसेंजर या कोई भी नहीं है। एकदम सुनसान सड़क है। रात का समय भी हो चुका था और केवल, और ये भी कहना था वहाँ के स्थानीय लोगों का कि ये रूट जो है ये रात में कुछ हॉन्टेड रूट की तरह से है। थोड़ा यहाँ पे हॉन्टेड घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए
रात में तकरीबन 10-11 के बाद कोई भी व्यक्ति इस रूट पर आता जाता नहीं है, क्योंकि वह बस सरकारी बस थी और वह अकेली ही इस रूट पर इस समय चल रही थी। क्योंकि बस में कम लोग थे, इसलिए बस में पूरी तरह से सन्नाटा भी पसरा हुआ। इतना ही नहीं, क्योंकि जिस इलाके में बस चल रही थी वह घने जंगल और तीखे मोड़ों और पहाड़ी सड़क होने के कारण मतलब बहुत ही सकरी और कंजेस्टेड रोड थी, जो कि पहाड़ों से घिरी हुई थी। एक तरफ पहाड़ था, एक तरफ खाई थी, और तीखे मोड़ भी पहाड़ों पे होते हैं, तीखे मोड़ थे। रात का समय था, बारिश हो रही थी हल्का हल्का से, और जो है पत्थर या बर्फ कहिए वो भी उस हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे स्नोफॉलिंग भी हो रहा था। बस के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी, केवल इतना सन्नाटा था, सुनसान था कि जो बस चल रही थी उसकी आवाज ही केवल सुनाई दे रही थी, और वातावरण में कुछ भी नहीं था। रहकर कहीं कहीं सियारों के बोलने की आवाज व चमगादड़ों के आवाजों से माहौल उस जगह का पहाड़ी एरिया बहुत ही विभत्स कभी कभी हो जाता था। जब बस घने जंगल और तीखे मोड़ों से गुजर रही थी, तभी अचानक बस ड्राइवर के मन में ख्याल आया। उसने सोचा, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आमतौर पर इस समय कोई यात्री नहीं होगा, लेकिन आज उनमें से इतने सारे क्यों? वे कौन हैं? और वे बस स्टॉप के बजाय बीच सड़क पर क्यों खड़े? वो मुंह में ही बड़बड़ाने लगे। यानी कि जब बस ड्राइवर चला रहा था तो उसी तीखे मोड़ों के बीच, क्योंकि बस स्टॉप पीछे था और बहुत पीछे नहीं था, लेकिन फिर भी बस स्टॉप से बस आगे आ चुकी थी, रास्ते में थी, और अचानक से वो देखता है ड्राइवर कि सामने कुछ लोग रोड पे खड़े हुए हैं, और अब वो सोचता है कि बस स्टॉप पर ये क्यों नहीं गए, यहाँ बीच रोड पे बस को क्यों रुकवा रहे हैं, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, और इतनी रात में इस माहौल में यहाँ पर, तो उसके कुछ समझ में नहीं आया। इतना देखते हुए वो जो युवा कंडक्टर था उसने देखा कि ड्राइवर को कुछ बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए, कुछ सोचते हुए देखा, तो उसने ड्राइवर के पास आकर सामने के शीशे से सड़क की ओर देखा। सामने देखा, उसे दिखा कि वहाँ दो लोग बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रुकने का इशारा कर। कंडक्टर ने देखा दो लोग बीच सड़क पर खड़े हैं और वो बस को रोकने का इशारा कर रहे हैं। दरअसल अब ये ड्राइवर की मर्जी है कि वो बस को रोके या नहीं, क्योंकि वे पैसेंजर बस स्टॉप पर नहीं है, बल्कि बीच सड़क पर खड़े हैं, और वह सड़क एक हॉन्टेड और हॉरर से भरी हुई रूट है, ऐसा लोगों का कहना है। और कई बार ऐसी कुछ छुटपुट घटनाएं हो भी चुकी हैं उस रूट पर। तो इसके लिए कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप बस को तीखे मोड़ों के साथ उस सुनसान रोड पर अकेले रोकें, लेकिन ये ड्राइवर के मन पर निर्भर है कि वो रोकना चाहे तो रोक के सवारी बैठा सकता। लेकिन बाहर ठंड के मौसम के कारण, कि बाहर ठंड था, मौसम बहुत खराब था, और ये रास्ते से बाहर की आखिरी बस, नहीं चूंकि ये आखिरी बस है वहां से जाने के लिए, मान लीजिए अगर उनकी बस छूट जाती है तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें अगली बस के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। ये तो था कि चूंकि बस आखिरी है, ये ड्राइवर कंडक्टर जानते थे, लेकिन जो खड़े थे उन्हें नहीं पता कि ये आखिरी बस है, और अगर ड्राइवर उस बस पे उस सवारी को, पैसेंजर को नहीं बैठाता है तो
उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए दोनों लोगों ने आपस में मशविरा किया और कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि वे उन्हें ऊपर चढ़ा दें, क्योंकि ये आखिरी बस है। इस आखिरी बस होने के कारण उन्हें बस पे चढ़ा लें, नहीं तो फिर सुबह से पहले कोई भी बस नहीं है और ये इस समय ऐसे माहौल में परेशानी होंगे। और अगर हम उन्हें नहीं चढ़ाते हैं तो कोई दूसरी बस तो आनी है नहीं अब। इसलिए उसने कहा और बस को रोकने के लिए ड्राइवर से रिक्वेस्ट भी किया। कंडक्टर उदार व्यक्ति था, उसने ड्राइवर से विनती की एक तरह से कि भाई बस को रोक ले, बैठा लो, आखिरी बस है, सुबह से पहले आनी नहीं है, होगा कोई कारण, तो यहाँ पे फंसे हुए हैं। इस तरीके से उसके मन में आया। चालक को शुरू में डर था कि वे चोर हो सकते हैं और साथ में उनके साथ कुछ बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसने उन दो लोगों के पास बस को ले जाकर रोक दी जो एक घने जंगल के बीच में थे। यानी वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ पर अत्यधिक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में उस बस को ले जाकर ड्राइवर ने रोक दिया कंडक्टर के कहने से, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था और बस के अंदर और बाहर पर्याप्त रोशनी नहीं थी, क्योंकि मौसम में घने कोहरे छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और कुछ भी स्पष्ट दिख नहीं रहा था। सुनसान माहौल था, बर्फ गिर रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और वातावरण में चमगादड़ों के बोलने से एक विभत्स वातावरण में माहौल पैदा हो रहा था और कहीं कहीं दूर किसी सियार या उल्लुओं के बोलने की आवाज ही अकारण वातावरण को विभत्स बना देती थी। इसीलिए वे बाहर खड़े लोगों से बात नहीं कर सकते। वे बस की पिछली सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। जो सवारी थे बस को रोकने के बाद वो लोग पिछली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। सवार होने के बाद ही उन्हें पता चला कि बाहर दो नहीं बल्कि 3 लोग खड़े थे। जब वो लोग पैसेंजर जो खड़े थे वो बस के पिछले रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे तो तब ड्राइवर कंडक्टर ने देखा कि वो 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे और उन तीनों में से 2 लोगों ने एक व्यक्ति अपने बीच में पकड़ के रखा था। तीनों ने अब उन तीनों लोगों को ड्राइवर कंडक्टर ने देखा, अब बस को आगे बढ़ा दिया, बस तो चल पड़ी, लेकिन उन तीनों लोगों ने ऊटी शहर की एक बेहद पुरानी और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी। पुराने जमाने में, पुराने समय में जो ऊटी में ट्रेडिशनल ड्रेस चलती थी वो उन लोगों ने पहन रखी थी, जो कि आजकल वहां पे नहीं पहनी जाती। इसीलिए वे अपना चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। ड्राइवर कंडक्टर ने उन लोगों का चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। फिर भी दोनों लोगों के चेहरे बेहद फीके नजर आ रहे थे। जो 3 लोग चढ़े थे उनमें से 2 लोगों के चेहरे बहुत फीके नजर आ रहे थे। बस में चढ़ते ही वे बस की आखिरी सीट पर बैठ गए, क्योंकि आगे से चढ़े नहीं, पिछली सीट पीछे से चढ़े वो लोग बस में। बस तो पूरी तरह से खाली थी, केवल ड्राइवर और कंडक्टर के साथ वो 2 सीटें और थी जिसपे 4 लोग बैठे थे। बाकी बीच की सारी सीटें खाली थी, लेकिन वो लोग जो 3 लोग चढ़े वो अंतिम सीट पर ही बैठे। अब बस में ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़ बाकी 4 लोग उन्हें देखकर डरने लगे। यानी जो 4 लोग थे, आर्यन थे, एक लेडी थी और एक युवा जोड़ा था, वो 4 लोग थे। ड्राइवर तो बस चलाने लगा, कंडक्टर दूसरे कामों में व्यस्त हो गया, लेकिन ये 4 लोग उन लोगों को अजीब सी पोशाक पहने हुए थे, उनको देखकर अंदर ही अंदर डरने लगे और बस के अंदर एक असहज और डरावना माहौल व्याप्त हो गया। जिस युवा कंडक्टर ने ये देखा, ये
ऐसा माहौल जब युवा कंडक्टर ने देखा और उसने समझा, तो उन 4 लोगों के लिए यानी दर्शनी, आर्यन और युवा जो ने उनसे कहा, मतलब कंडक्टर आया और इन 4 लोग जो डरने लगे थे, तो इन 4 लोगों से उसने कहा, डरो मत। कंडक्टर ने कहा, इस कस्बे में कई शूटिंग फिल्म उद्योग हैं, इसीलिए हो सकता है कि वे शूटिंग खत्म करके लौट रहे हों, या हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा शराब पी रखी हो, इसीलिए उन 2 लोगों ने उस आदमी को पकड़ रखा। क्यों? क्या आपने इनकी वेशभूषा देखी? उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, 4 में से इनके पास इसे बदलने का भी समय नहीं था। वे ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं, मान लीजिए शूटिंग करने के लिए पहने थे, लेकिन इसे चेंज करके आना चाहिए, उसे चेंज करने का भी समय नहीं था। बीच का व्यक्ति भारी नशे में लग रहा, उसे होश ही नहीं था कि मैंने ऐसे कई लोगों को, कंडक्टर ने कहा कि मैंने ऐसे कई लोगों को अपने कंडक्टर के रूप में देखा है, और मेरे पास ऐसे कई अनुभव हैं कि जो इस तरीके से अचानक जल्दी से भाग लेते हैं काम पर से, और समय नहीं मिलता कभी कभी, और कभी कभी ड्रिंक वगैरह भी ज्यादा कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह आम बात है, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। इसीलिए कंडक्टर ने उन सभी से न डरने के लिए कहा। अब यात्रियों को ये भी पता है कि शहर में कई ऐसे लोग हैं जो फिल्म उद्योग में हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि जैसा उसने कहा था वैसा ही हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन 4 ने यह भी सोचा, तो एक को छोड़कर सभी निश्चिंत और सामान्य हो गए। उन 4 लोगों में से 3 लोग कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए, निश्चिंत हो गए और सामान्य हो गए थे। परंतु एक लेडी जिसका नाम दर्शनी था, वो सामान्य नहीं हुई। दर्शनी अभी भी घबराई हुई, वह उन 3 लोगों को देखती रही जो पीछे बैठे थे। चूंकि अगले बस स्टॉप पर कोई नहीं और क्योंकि बस में कोई नहीं चलता, इसलिए बस चलती थी। यानी ये सब होते होते अगला बस स्टॉप आया और उस बस स्टॉप पर बस रुकी, परंतु उस बस स्टॉप पर कोई भी नहीं था चढ़ने के लिए, तो बस रुकती है और फिर वहां से जब कोई नहीं होता है तो बस आगे मूव कर देती है, चल देती है आगे सफर के लिए। और अब ड्राइवर के पीछे बैठे युवा जोड़े, जो ड्राइवर के पीछे 2 युवा जोड़े बैठे थे, अब वो बस चली, फिर अगला स्टॉप आया, तो अब जो ड्राइवर के पीछे 2 युवा जोड़े बैठे हुए थे, अब वो उस बस को रुकवा कर उस स्टॉप पर पहुंचे तो उतर, यानी उनका स्टॉप आ गया, उन्हें शायद वहीं तक उतरना था। फिर जो अगला स्टॉप आया वहां पर वो दोनों लोग उतर गए। युवा जोड़ों को पता नहीं क्या था, लेकिन बस से उतरते ही उन्होंने एक राहत महसूस की। यानी बस से उन लोग वो युवा जोड़े ये थे, वो बस से उतरे, संतुष्ट तो हो गए थे कंडक्टर की बातों से, लेकिन जब वो बस से उतरते हैं तो उन्हें एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। वो उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो एक संतुष्ट हो गए। उन्हें लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े खतरे से बच गए। उनके चेहरे पर ऐसी ही जो है भाव प्रकट हुआ। जिस बस ने उन्हें उतारा, अब ड्राइवर और कंडक्टर, लेडी और दर्शनी, यानी अब उस बस में उन्हें उतारा, तो वो लोग तो उतर गए 2 लोग, और वो बस को देखते रहे, बस आगे चल दिया।
अब बस में ड्राइवर, कंडक्टर और वह लेडी जिसका नाम दर्शनी था वह और उनके सामने आर्यन बैठा था। यानी अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे, तो दर्शनी और आर्यन 2 लोग और ड्राइवर, कंडक्टर 4 लोग, और 2 लोग वो उतर गए और पीछे 3 लोग जो बैठे थे वो अपनी सीट पर ही बैठे थे। और वो तीनों जो बस की आखिरी सीट पर थे वो अभी भी वैसे ही बस में बैठे थे। जब वह बस जा रही थी तो अचानक से वह उठ खड़ी होती है, जिसका नाम दर्शनी होता है। वह दर्शनी अचानक से उठ खड़ी, बस आगे की ओर चल दिया, चलती रही। तो तभी जो है वह दर्शनी उठ खड़ी होती है और आर्यन को बड़े ही अजीब भावों से देखती है। जो आर्यन बैठा हुआ था उसे देखिए जो उसके सामने बैठा और कुछ क्षणों में आर्यन को देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगी। और चिल्लाकर उसने उससे पूछा, आर्यन मुझे सच बताओ, जब आप बस में चढ़े आपने मेरा पर्स ले लिया या नहीं? मेरा पर्स गायब है, तो मुझे आपको इसे ले जाना चाहिए था। और उसने अपना पर्स वापस करने को कहा। बस चलती है तो वह जो दर्शनी, वो जो दर्शनी होती है अचानक से उठ के चिल्लाने लगती है आर्यन के ऊपर। जो आर्यन आगे बैठा था उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि भाई तुमने हमारा पर्स चुराया है और तुम हमारा पर्स हमें वापस करो। इस तरीके से वो चिल्लाई। तो आर्यन ने तो पर्स, आर्यन की कुछ समझ में नहीं आया। अचंभित होकर आर्यन ने कहा, दर्शनी मैं आपका पर्स कैसे ले सकता हूँ? क्या तुम पागल हो गई हो? इतना समझ नहीं है, मैं तो आपके सामने बैठ वाली सीट पे बैठा हूँ, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने इसे नहीं, प्लीज। ये सब लेकिन दर्शनी मानती नहीं है और वो बार बार आर्यन से झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाती है। ये देखकर कंडक्टर उन लोगों के पास आया और पूछा, व्हाट इज मैटर, यानी कि क्या इस पर? दर्शनी ने कहा कि उसकी इस आर्यन की ओर इशारा करके कहा कि इसने उसका पर्स चुराया। स्थिति को समझने वाले कंडक्टर ने उससे कहा, यहाँ देखो, निश्चित ही रूप से उन्होंने इसे नहीं लिया। यानी कंडक्टर ने कहा कि आर्यन ने निश्चित रूप से आपका पर्स नहीं लिया, वह आपके सामने वाली सीट पर बैठा है। मैडम, वह आपका पर्स कैसे ले सकता है? और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वह कहीं भूल गई हो। यानी कंडक्टर ने कहा कि ये तो नहीं ले सकता है, हो सकता है आप बस में चढ़ने से पहले ही कहीं भूल गई हो बस अपने पर्स को, या कहीं गिर गया हो, या कहीं ऐसा ही कहा। लेकिन वह युवती अब लड़ने पर उतारू हो गई और वह कंडक्टर से भी लड़ने लगी। और उसने ये निश्चित कर दिया कि उसका पर्स इसी व्यक्ति ने चोरी किया। उसने ड्राइवर से अगले स्टॉप पर बस रोकने को बहुत ही मतलब गुस्से में आकर कहा कि बस आप अगले स्टॉप पे रोक दीजिए, मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा और मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। तभी पता चलेगा वहां जाकर कि मेरा पर्स इसने लिया है या नहीं। और आप प्लीज अगले बस स्टॉप पर बस को रोक दीजिए, क्योंकि अगले बस स्टॉप से चंद कदम की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी था। तब आर्यन ने कहा, परेशान होकर झुंझलाकर आर्यन ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
दरअसल क्योंकि मैंने इसे कभी आपका पर्स कभी लिया ही नहीं। अगर हम वहां जाते भी हैं तो पुलिस भी कहेगी कि मैं निर्दोष हूँ। इसलिए उसने भी कहा कि ठीक है, ड्राइवर कंडक्टर से कहा ठीक है, आप बस अगले स्टॉप पे रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उतरते हैं, पुलिस के पास जाएंगे, फैसला वहीं से होगा, आप लोग निश्चिंत हैं, आप लोग जा सकते हैं। अरुवन कांडू 3:30 सुबह, यानी सुबह तकरीबन 3:30 का समय हो गया। अरुवन कांडू बस स्टेशन का नाम था। तो अगला जो स्टॉप आया, अब बस अरुवन कांडू नामक अगले पड़ाव पर रुक जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और दर्शनी और आर्यन दोनों बस के नीचे झगड़ते हुए उतर जाते हैं। ये देखकर फिर एक चंद सेकंडों के बाद बस का दरवाजा बंद हो जाता है। उस स्टॉप पर कोई चढ़ने वाला पैसेंजर था नहीं, इसलिए ये दोनों आर्यन और दर्शनी नीचे उतर गए झगड़ा करते हुए। अभी बस का दरवाजा बंद होता है और बस आगे की ओर जाने के लिए तत्पर होती है और बस आगे चलती। अब दर्शनी जो नीचे उतरी थी वह लगातार बस को देख रही थी। यानी अब बस में सिर्फ बस के अंदर ये दो लोग उतर गए, युवा जोड़े पहले ही उतर गए थे। अब ये दर्शनी और ये भी उतर आए नीचे आर्यन। अब बस में सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और 3 पैसेंजर जो बैठे थे रास्ते में। अब बस में सिर्फ 5 लोग ही थे और बस आगे की ओर रवाना हो जाती। और देखते ही देखते दर्शनी और आर्यन की नजरों से ओझल हो जाती। जब बस ओझल हो जाती है तभी उसे राहत महसूस होती है और वह गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। दर्शनी जब बस ओझल हो जाती है तो दर्शनी को एक अजीब सी राहत मिलती है और वो गहरी गहरी सांसें लेकर उसी जगह बैठ जाती है। अब आर्यन जो कि दर्शनी के साथ सड़क पर खड़ा था, यानी बस स्टॉप पर उसी जगह सड़क पर खड़ा था, और दर्शनी को इस तरह से देखता है तो उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने दर्शनी से तरफ मुखातिब होकर उसने पूछा उस दर्शनी से, दर्शनी तुम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? इतनी देर हो गई। और कहा उसने मैंने तुम्हारा पर्स चुराया, तुमने ऐसा कहा, तो आओ थाने चलते हैं। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, इस माहौल में थाने चलते हैं। थाने चलने के लिए दर्शनी से उसने प्रेस किया और कहा। तभी दर्शनी ने कहा कि वे पुलिस के पास नहीं जा रहे। तब आर्यन और भी झुंझला गया, गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने पूछा कि क्या वह सच में पागल हो गई है? उसने उससे पूछा कि यह मेरे लिए आखिरी बस जिससे मैं घर जा रहा हूं और उससे भी तुमने हमें उतार लिया। इस माहौल में, इस रात में, इस सुनसान इलाके में यहाँ कोई नहीं है, न सुबह से पहले कोई बस आनी है। तो मैं ऐसे माहौल में जहाँ पर मौसम इतना सर्द और खराब है, तो मैं अपने होम टाउन कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारी कौन सी बात है? पागल हो गई हो क्या है? और मुझे क्यों उतारा? तुम्हें उतरना था तो उतर जाती। इस तरीके से उसके न समझ आने वाली बातों से वो ऐसे ही बात करने लगे। तभी दर्शनी ने उससे धीरे से कहा, क्या आप नहीं जानते? आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आज तुम्हारी जान मैंने बचाई है। दर्शनी ने आर्यन से कहा। तभी जब आर्यन चिल्ला रहा था, गुस्सा हो रहा था, तो दर्शनी ने कहा कि आपको तो उल्टा मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मैंने आज तुम्हारी जान बचाई है।
ये सुनकर आर्यन और भी भ्रमित हो जाता है। क्या आपने मेरी जान बचाई है? तुम क्या कह रही हो? समझ नहीं पा रहा हूं। आर्यन ने ऐसा कहा और परेशान होकर परेशान हुआ और अजीब सी मुद्रा में वो दर्शनी को देखने लगा। उसके लिए तब दर्शनी ने कहा, आर्यन, वो 3 लोग जो बीच रास्ते में बस में चढ़े वह इंसान नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? आर्यन ने आश्चर्य और अचंभित होकर दर्शनी से पूछा। हाँ, उनके आने के बाद से मुझे शंका थी, क्योंकि उनके अजीब से चाल ढाल और पहनावा और उनकी एक्टिविटी देखकर मुझे लग रहा था कि कुछ गलत जरूर है। इसीलिए मैंने मुड़कर उन्हें लगातार देखा और कई बार देखती भी रही। तभी से अचानक बस में एक हवा का झोंका आया और उनके कपड़े थोड़े ऊपर उठ गए। हवा के झोंके आने से उनके कपड़े जो थे ट्रेडिशनल ड्रेस को पहने हुए थे वो हल्के से ऊपर उठते हैं। और उस समय मैंने उन्हें देखा, उनके पैर नहीं थे। दर्शनी ने कहा कि जब हवा का झोंका आया उनके कपड़े थोड़ा ऊपर उठे तो उसी समय मैंने देखा कि उन तीनों के पैर ही नहीं है। पहले मैंने सोचा कि ये कोई कल्पना या भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर जब मैंने इसे ध्यान से देखा और 2 बार ध्यान से देखा, एक बार फिर हल्का सा हवा आने से मैंने पुनः गौर करके उस चीज को दोबारा देखा। तभी मुझे पता चला कि वास्तव में ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है, क्योंकि इनके पैर है ही नहीं। दर्शनी की ये बात सुनकर आर्यन बुरी तरह चौंक गया और बहुत ज्यादा टेंशन और तनाव में आ गया। यह निश्चित रूप से केवल भूत ही थी। मैंने न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी जान बचाने के लिए ही ऐसा कहा कि मेरा पर्स गायब है और वह पर्स आप नहीं लिया। और इस तरह से वह माहौल बनाकर झगड़ा करके हम इस स्टॉप पर उतर गए कि हम थाने जा रहे हैं। क्या हम थाने जा रहे हैं? तो कोई भी हम पर शक न करे। हमने कहा कि हम थाने जा रहे हैं और ऐसा कह के हम वहाँ उतर गए, वो भी इसलिए ताकि कोई भी हम पर शक न करे कि हम ऐसा क्यों करें। और सबसे महत्वपूर्ण, उन 3 लोगों पर शक नहीं करेगा। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो लोग शक नहीं करेंगे, वो 3 लोग भी हम पर शक नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल के दिनों के मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, इसलिए केवल मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि मैं एक अनमोल आत्मा को खोना नहीं चाहता। दर्शनी ने कहा कि आप हमारे स्कूल के दोस्तों में से अत्यधिक क्लोज दोस्त हैं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। दर्शनी ने ऐसा कहा और आर्यन ने तुरंत क्या किया? तो आप बस के चालक, दल के सदस्य को भी बता सकती थी और हम उन्हें भी बचा सकते थे। दर्शनी यानी आर्यन ने उनसे कहा कि जब ऐसी बात थी तो आप ड्राइवर या कंडक्टर को भी बता देती और हम उन्हें भी बचा सकते थे ऐसी परिस्थिति में। उसके लिए दर्शनी ने कहा, मैंने उस कंडक्टर आर्यन को पहले ही बता दिया था। यानी दर्शनी ने कहा आर्यन से कि मैंने कंडक्टर को पहले ही बताया था, लेकिन जब मैंने कहा
तो उसने कहा कि यह मेरा भ्रम है, और उसने ये भी कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। अब आर्यन ने उससे पूछा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने आपकी बात नहीं माना और नहीं सुना तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, वो जाने, हम अब क्या कर सकते हैं। दर्शनी ने कहा, आर्यन, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। दोनों जो कुछ हुआ था उसे बताने के लिए यानी दर्शनी ने कहा ये जो वाकया है, इस तरीके से हालात से गुजरे हैं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और चल के पुलिस स्टेशन पर ये सभी बातों का ब्यौरा वहाँ पर देते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसा करके वो बस है और बस में भूत बैठे हुए हैं, ये चीजें वो बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। और जब वे थाने गए उन्होंने पूरी घटना की जानकारी वहाँ पर एसएचओ को दिया, लेकिन कौन सी पुलिस उनकी बताई कहानी पर विश्वास करती। जिस तरीके से कहानी वो बता रहे थे उस कहानी पर कौन सी पुलिस विश्वास करती। इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वे इसकी देखभाल करेंगे और उन्हें उनके घर भिजवा दिया जाता है। यानी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी देखभाल करेंगे, आप जो कह रहे हैं इसकी देखभाल किया जाएगा। और क्योंकि वो माहौल, वो रात सर्द थी, पानी बरस रहा था, हल्का और कोहरा था और बर्फ भी गिर रही थी, माहौल बहुत खराब था, इसलिए पुलिस वालों ने उन दोनों लोगों को अपनी सरकारी जीप से उनके घर भिजवाने का प्रबंध किया और उन्हें घर भिजवा दिया। इस तरह आर्यन और दर्शनी दोनों अपने घर चले गए और बस अपने रास्ते पर ही चली गई थी। अब अगले दिन 15 नवंबर सन 2018 की सुबह हो जाती है और वह दिन 15 नवंबर सन 2018 की सुबह वेलिंगटन बस टर्मिनल के अधिकारियों ने देखा कि बस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। जो बस वहां से चली थी और जिसे वेलिंगटन बस टर्मिनल में आना था, वहां तक बस की कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी, बस वहां तक नहीं पहुंची थी, ऐसा वहां के अधिकारियों ने सुबह देखा। इतना ही नहीं, बस को आखिरी बार तब देखा गया था जब वह गंतव्य से 4 स्टॉप पहले थे। यानी जो बस स्टॉप से उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हर स्टॉप से उसकी डिटेल उस बस की मांगी और चेक किया गया उसको कैमरे आदि से बस कहाँ तक कितने बजे किस स्टेशन से मूव की है, कहाँ से पहुंची है। तो उस सारे तहकीकात के बीच उन अधिकारियों को ये पता चलता है कि बस को जहाँ पहुंचना था वहाँ से 4 स्टॉप पहले बस को देखा गया था। उसके बाद बस को किसी ने कहीं भी किसी स्टॉप पे नहीं देखा। उन्होंने वेलिंगटन पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की। अब उस बस स्टाफ के लोगों ने, अधिकारियों ने अब लिखित रूप में क्योंकि छानबीन किया, बस नहीं पहुंची, 4 स्टाफ पहले देखी गई थी, उसके बाद बस गायब थी। अब उसकी एक लिखित शिकायत, आधिकारिक सूचना जो थी शिकायत, वह वेलिंगटन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया। बस और चालक दल के सदस्य गायब, बस गायब, यानी वो बस कंडक्टर, बस ड्राइवर और बस गायब थी, ऐसा FIR दर्ज कराया गया। तो उस थानों के लोगों ने सभी थानों को बस के क्रॉस होने की सूचना दी। इस तरह 14 नवंबर की रात सूचना उस थाने में आई जहां दर्शनी और आर्यन ने जाकर शिकायत भी किया था। स्टेप बाय स्टेप सभी थानों पर वो जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया, शिकायत लिखवाई, हर थानों पर रन किया गया, हर थानों से रिपोर्ट मांगी गई। जहां पर ये लोग बस की इस तरह की सूचना देने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर बस शिकायत पहुंची।
जहां दर्शनी और आर्यन ने उस बस की डिटेल दिया था। अब तुरंत उस थाने के पुलिस अधिकारी ने दोनों को बुलाया। सूचना उनके पास लिखित में पहुंची कि इस तरीके से बस स्टाफ के लोग अधिकारियों ने शिकायत किया है कि बस नहीं पहुंची है। तब पुलिस तुरंत हरकत में आए। उन थाने के लोगों ने तुरंत ही दर्शनी और आर्यन को थाने में बुलवाया और उस रात जो हुआ उसका बयान अब आज लिखित रूप में दर्ज किया गया। जो लोग कल रात में कह रहे थे इस समय नहीं किया था दर्ज, लेकिन इस तरीके के माहौल में अब उन्होंने तुरंत ही उस रिपोर्ट को दर्ज किया। उसके बाद ये खबर अब पूरे ऊटी में फैलने लगी, क्योंकि अब मीडिया कवरेज भी मिली और मीडिया के आने से अब ये खबर पूरी जंगल की आग की तरह से पूरे ऊटी शहर में फैलने लगी। अब दर्शनी और आर्यन ने मैगजीन और टीवी चैनल, न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देना शुरू किया। इस तरीके से हर रिपोर्टर उनसे उस रात की, उस घटना की पूरी जानकारी को कवरेज कर रहा था। और ये उन दिनों के अखबारों और मीडिया चैनल की हेडलाइन की सुर्खियां बनी हुई थी। अफवाहों ने कहा कि बस का टेलीपोर्ट किया गया। इसी तरीके से अफवाहें उड़ रही थी कि बस गायब है, बस कहीं नदी नाले में गिर गई, या बस पहाड़ पर से गिर गई, या बस को हांटेड रोड था ही। इस तरीके से जो बैठे वो भूत प्रेत की शिकार थी, आदि आदि इसी तरीके से अफवाहें लोगों के बीच में फैल रही थी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था वास्तविक में बस के साथ हुआ था। अब उसके अगले दिन यानी घटना के 2 दिन बाद तीसरे दिन छानबीन हो रही थी। पुलिस हर जगह सर्च टीम लगी थी, सर्चिंग चल रही थी। पहाड़ों पर उस रूट से नीचे हर तरफ सर्च हो रहा था, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही बारीकी से। कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन 2 दिन तक ये घटनाक्रम इसी तरीके से चला और तीसरे दिन बस का ठिकाना मिल गया। तीसरे दिन पता चला सर्चिंग में कि वह बस कहाँ है। 2 दिन तक बस की लगातार ढूंढाई की जा रही थी। तीसरे दिन उस बस का ठिकाना मिलता है। जहां बस मिली थी, जहां पर बस मिली, जहां से बस रिकवर हुई, बस मिली, वह उस जगह से 85 किलोमीटर दूर था। जहां वह महिला और युवक बस से उतरे थे, आर्यन और दर्शनी, तो बस वहां से 85 किलोमीटर दूर आगे जाकर वह स्थान था जहां पर बस मिलती है। यानी कि बस विपरीत दिशा में, जहां बस वास्तव में जाना चाहती है, वहां नहीं, उसकी विपरीत दिशा में 85 किलोमीटर दूर वह बस मिलती है। और वो भी बस उस जगह पर एक नदी थी, जिस नदी का नाम था भवानी नदी। वह बस उस भवानी नदी में डूबी हुई स्थिति में मिलती है। काफी सर्चिंग के बाद जब बस वह मिली, तो वहां से 85 किलोमीटर दूर दूसरे रूट पर और 85 किलोमीटर दूर और उस भवानी नदी में डूबी हुई बस बसती है। ये पता चलता है, सब लोग पहुंच जाते हैं, प्रेस रिपोर्टर, मीडिया चैनल और सभी लोग, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर और शासन प्रशासन के लोग, फॉरेंसिक टीम, डॉक्टरों की टीम, सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि बस में अब बस ऊपर निकाली गई, तो बस में 5 लाशें थी। बस को ऊपर निकाला गया क्रेन से, उसके अंदर का जायजा लिया गया, तो उसमें 5 लाशें दिखी थी। उन्होंने तुरंत बस को नदी से बाहर निकाल लिया था। अब डॉक्टर, पुलिस, अन्य फॉरेंसिक लोग थे, तो
सभी लोगों ने देखा और उन 500 मृत शरीर बस के अंदर से रिकवर हुए थे। 5 शवों को बस से बाहर निकाला जाता है। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रहे। जब उन 5 लोगों को बाहर निकाला गया बस से, वहाँ पर जितने भी अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और जो भी मीडिया और जो भी लोग खड़े थे वे सब हैरान हो गए। क्यों उन 5 लाशों में से सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ही सही थी जो पहचानने में आ रही थी, सही हालत में थी और पहचानने के लायक थी। यही ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें। वो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों उस बस के साथ मारे गए थे, मर चुके थे, लेकिन उनकी लाशें पहचानने में आ रही थी और कुछ हद तक सामान्य थी। 2 दिन से पानी में डूबी हुई थी, लेकिन फिर भी सामान्य थी। लेकिन उन 3 लोगों के 3 लोग और थे बस में बैठे थे, जिनको देखकर वो आर्यन और दर्शनी उतर गए थे। उन 3 लोगों के भी 100 रिकवर हुए, मगर उन 3 लोगों के 100 बेहद सड़ी गली हालत में थे, जिसे पहचान पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। यानी जैसे वे कई दिनों तक एक ही इसी नदी में महीनों से पड़े इस नदी में ही उन्हें छोड़ दिया गया हो, मारकर। ऐसी हालत में थे वो और उन्हें पहचान नहीं आ रहा था, जैसे ये बहुत ही पुरानी और महीनों से और सालों से इसी नदी में पड़ी हुई ये लाशें। तो इस तरीके से वो रिकवर होती है बस से 3 लाशें और 5 लाशें ड्राइवर कंडक्टर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम अपना काम शुरू करती है और इन 3 लोगों के हालात इतने, बॉडी इतनी खराब थी कि उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर भी लोग जुटे हुए थे उसका शनाख्त करने में, और उन 3 लोगों का कोई शनाख्त भी नहीं हो रहा था। इस तरीके से काफी दिक्कतें हो रही थी। तो ये कहानी इसी तरीके से थी। अब वो आगे की कार्यवाही पुलिस वाले कर रहे थे और उस पे मीडिया को बताया गया सारे हालात, और इस तरह बस के बारे में भी पूरी जानकारी हुई, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पाया अभी तक कि ये कैसा रहा और ये कैसे हुआ और बस के साथ अचानक क्या हुआ। तो बस जा रही थी और बस के साथ अचानक क्या होता है आगे, और ये लोग दोनों लोग जो उतर लेते हैं उसके बाद बस के साथ क्या क्या हालात होते हैं। बस वहाँ से विपरीत दिशा 85 किलोमीटर दूर कैसे जाती है और फिर बस अचानक उस नदी में कैसे गिरती है, और ये सारी तथ्य जो थे, ये सारी बातें, ये सब आज तक तहकीकात में पता नहीं चल पाया। ना ही जो है पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट किया उसके अंदर इन तथ्यों का कोई जिक्र नहीं है। बस के रिकवर होने और उन 5 लाशों के मिलने, जिसमें से ड्राइवर कंडक्टर का शनाख्त होता है, उस पे आधिकारिक जो भी कार्रवाई होती है वो होती है। लेकिन उन 3 शवों के बारे में न कोई शनाख्त हो पाता है, न ही कुछ पता चल पाता है, और बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त कैसे होती है ये सब भी जांच का विषय है। लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। करके ये आज तक रहस्य बना हुआ है। और इसके कुछ समय के बाद आर्यन अपनी कार से, अपने एक जरूरी कार्य से, क्योंकि वो फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ था, तो किसी शूटिंग वगैरह की वजह से अचानक वो अकेला कार लेकर कहीं जा रहा था। तो तकरीबन जो है दोपहर का समय था जब वो जा रहा था कार लेके। दोपहर का समय था और
दिन 24 अक्टूबर था और सन 2022 का समय था, दोपहर का समय था और वो कार लेके किसी आवश्यक कार्य से आर्यन जा रहा था और जैसे ही उसी रूट से उसे जाना था और उसी रूट से होके वो जा रहा था तो अचानक उसके कार की दुर्घटना हो जाती है। अचानक ही उसकी कार चलते चलते वो पहाड़ी से नीचे की ओर गिर जाती है और उस ऐसी अचानक हुई दुर्घटना के कारण आर्यन की 24 अक्टूबर सन 2022 को दोपहर तकरीबन 2:20 पर उसकी भी उसी रूट पर अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसका भी पता आज तक नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों। सब चीजें ऐसे ही हैं। अब ये चीज सोचने और समझने के लिए है कि ये ऐसा क्यों होता है। अभी तक सरकार ने कोई भी बयान इस रूट के बारे में नहीं दिया, लेकिन मीडिया वालों और लोगों में ऐसा बातें हो रही हैं। वह रूट एक हॉन्टेड रूट है और उस रूट पर अब रात के 10-11 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति उस रूट पर नहीं जाता है। और अब वह रूट पर जो सरकारी बस जाती थी रात के 12 बजे अंतिम बस, वो भी नहीं जाती है, उसे भी कैंसिल कर दिया। लेकिन आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि उस रूट पर ऐसा क्या है जो इस तरीके से हादसे होते रहते हैं। तो इस तरह ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है और इस कहानी का नाम था मिडनाइट ट्रेवल, आधी रात की यात्रा, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी ही ये कहानी एक सत्य कहानी। तो कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा और अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करिएगा और आप इस पुनः रिक्वेस्ट है इस चैनल को, आपका चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यानी कि इसके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके पुश कर दें, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन हमारी आने वाली क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर और मर्डर मिस्ट्री से भरपूर कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप अपने इस भाई के चैनल में अपने इस परिवार के साथ जुड़े रहें और प्रत्येक दिन इस तरह से कहानियों का आनंद लेते रहें, जो कि एक सत्य वास्तविक घटनाक्रम पर निर्धारित होती है। तो चलते हैं, आज की कहानी यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए रहस्य और रोमांच के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, आपकी रोजी रोजगार में बढ़ोतरी होती रहे, आप आगे बढ़ते रहें और माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, हनुमान जी की दया दृष्टि और रक्षा आप लोगों पर व आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, आप स्वस्थ संपन्न रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी में। तब तक आप लोगों को राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।